नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मॉडर्न लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। हम बात कर रहे हैं सीएमएस सैनी की मशहूर पोयम डिगिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इस पोयम की लाइंस में गुम हो जाएं, चलिए समझते हैं उस किताब के कंटेक्स्ट को जो पहली बार सीएमएस सैनी के थ्रू इस दुनिया के सामने आई थी। ये पोयम साल 1966 में पब्लिश हुई उनकी डेब्यू कलेक्शन डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट की पहली पोयम थी। इमेजिन कीजिए मिड 20th सेंचुरी का नॉर्दर्न आयरलैंड, जहाँ की मिट्टी, वहाँ के खेत और वहाँ की पुरानी ट्रेडिशंस इस पूरी बुक की जान है। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट सिर्फ एक पोयम्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की जर्नी है। एक बच्चे के इनोसेंट आंखों से देखी गई नेचर से लेकर एक एडल्ट की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी तक का सफर। इस बुक में रूरल लाइफ और एग्रेरियन ट्रेडिशंस यानी खेती बाड़ी से जुड़ी परंपराओं को बहुत ही टेक्टाइल और सेंसरी तरीके से दिखाया गया है। जब आप इस कलेक्शन को पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ शब्द नहीं दिखते, बल्कि आपको सेंसुअस और काइनेटिक इमेजरी का बहुत ही बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। इस बुक का मेन फोकस है हेरिटेज, यानी वो विरासत जो हमें अपने पुरखों से मिलती है और वो स्ट्रगल जो हमें खुद की एक नई पहचान बनाने के लिए करना पड़ता है। इस कलेक्शन में डिगिंग एक मैनिफेस्टो की तरह काम करती है। यह हमें बताती है कि कैसे एक कम्युनिटी जो सदियों से जमीन से जुड़ी रही है, अब मॉडर्न एजुकेशन और बदलते वक्त के साथ एक नए मोड़ पर खड़ी है। तो बेसिकली ये बुक एक ब्रिज है। एक तरफ मैनुअल लेबर है और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल एक्सकवेशन, यानी शब्दों के जरिए की गई खुदाई। ये था इस आइकॉनिक बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू जो हमें इस पोयम की डीप मीनिंग्स को समझने में मदद करेगा। चलिए अब फटाफट से पोयम को एक बार लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। बिटवीन माई फिंगर्स एंड माई थंब द स्क्वाट पेन रेस्ट संग एज अ गन। हेनी हमें सीधा अपने डेस्क पर ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सिमिली का यूज हुआ है। पेन को एक गन से कंपेयर किया गया है। स्क्वाट का मतलब होता है छोटा और भारी, ठीक वैसे ही जैसे एक रिवॉल्वर होती है। स्नग वर्ड दिखाता है कि पेन उनके हाथ में बिल्कुल फिट बैठता है। ये लाइंस दिखाती हैं कि एक राइटर के लिए उसका पेन ही हथियार की तरीके से काम करता है, जिसमें बदलाव लाने की ताकत होती है। लेकिन जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। अंडर माई विंडो अ क्लीन रैप्सिंग साउंड व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू ग्रेवली ग्राउंड माय फादर डिगिंग आई लुक डाउन। यहाँ ओनोमेटोपिया का बेहतरीन यूज किया गया है। रैस्पिंग साउंड हमें मिट्टी की धंसते हुए स्पेड यानी फावड़े की आवाज को महसूस करवाते हैं। हेनी अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखते हैं, जहां उनके पिता खेत में काम कर रहे हैं। ये लुकिंग डाउन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये पुरानी यादों में झांकने जैसा है। आगे लाइंस में हम वक्त में और पीछे चले जाते हैं। Till is training rump among the flower beds. Bend low, come up 20 years away, stooping in rhythm through potato drills, where he was digging. एक पल में हिनी अपने पिता को आज के फ्लावर बेड से पीछे ले जाकर 20 साल पुराने पोटैटो फील्ड्स में देखते हैं। स्ट्रेनिंग, रंप एंड स्टूपिंग जैसे काइनेटिक इमेजरी से हमें उनकी मेहनत और शरीर पर पड़ने वाला जोर साफ दिखाई देता है। वो एक रिदम में काम कर रहे हैं जो उनके काम की मास्टरी को दिखाता है। अब देखिए कैसे एक टेक्निकल डिटेल आती है पोयम के अंदर। द कोर्स बूट नेस्टल्ड ऑन द लग, द शाफ्ट अगेंस्ट द इनसाइड नी वाज लिवर्ड फर्मली। हीनी को अपने पिता की टेक्निक बहुत अच्छे से याद है। लग यानी स्पेड का वो हिस्सा जहां पैर रखा जाता है और शाफ्ट यानी उसका डंडा। उनके पिता ने अपने घुटने का यूज करके स्पेड को लिवर की तरह यूज किया ताकि जमीन को आसानी से खोदा जा सके। ये लाइन मैनुअल लेबर को एक आर्ट फॉर्म की तरह दिखाती है। और मेहनत का फल क्या मिलता है? ही रूटेड आउट टॉल टॉप्स, buried the bright edge deep, the scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands। ये लाइन बहुत ही टेक्टाइल है। कूल हार्डनेस वर्ड से हमें ताजा पोटैटोज का एहसास होता है जो मिट्टी से निकाले गए हैं। ये एक बच्चे के लिए एक इकोलॉजिकल सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है जहां वो नेचर से कनेक्ट करता है। इस सीन को देखकर हेनी गर्व से भर जाते हैं। बाय गॉड, द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है जो जनरेशनल लीनिएज को जोड़ता है। वो अपने पिता और दादा दोनों की तारीफ कर रहे हैं। अब हम और पीछे ग्रैंडफादर की यादों में जाते हैं। माय ग्रैंडफादर कट मोर टर्फ इन अ डे देन एनी अदर मैन ऑन टोनर्स बॉग। टोनर्स बोग एक रियल जगह है उनके गांव बेलागी के पास। उनके दादा वहां सबसे बड़े चैंपियन टर्फ कटर माने जाते हैं। ये बोग यानी दलदली जमीन आयरलैंड की हिस्ट्री को अपने अंदर समेटे हुए है। हिनी एक छोटी सी डोमेस्टिक मेमोरी भी शेयर करते हैं।
Once I carried him a milk in a bottle, corked sloppily with paper. He straightened up to drink it, then fell to right away. एक बच्चा अपने दादा के लिए दूध लेकर जाता है, जो कागज से स्लॉपीली यानी ढंग से बंद भी नहीं है, लेकिन उसके दादा के पास वक्त ही नहीं है। उन्हें राइट अवे यानी तुरंत काम पर लौटना है। ये उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। उनके काम करने का ढंग भी देखिए आप। निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली, हीविंग सूट्स ओवर हिज शोल्डर्स, गोइंग डाउन एंड डाउन फॉर द गुड टर्फ डिगिंग। निकिंग एंड स्लाइसिंग जैसे वर्ड्स हमें दिखाते हैं कि काम कितना प्रिसीजन से किया जाता है। डाउन एंड डाउन का मतलब है कि वो मिट्टी की गहरी परतों तक जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीनी अपनी पोएट्री में हिस्ट्री की गहराई में जाते हैं। पर तभी हीनी को एक रियलाइजेशन होता है। द कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, द squelch and slap of soggy peat, the curds cut off an edge through living roots awaken in my head. But I have no spade to follow men like them. ये पोयम का टर्निंग पॉइंट है। उन्हें मिट्टी की महक और पीठ का स्क्विल्च एंड स्लैप यानी कीचड़ जैसी आवाज आज भी महसूस हो रही है। लेकिन वो मानते हैं कि उनके पास वो स्पेड नहीं है। वो फिजिकली उन पुरखों जैसा काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एजुकेशन और सिटी लाइफ ने उन्हें इस परंपरा से दूर कर दिया है। लेकिन क्या वो हार मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बिटवीन माई फिंगर्स एंड माई थंब द स्क्वाट पेन रेस्ट। पोयम वहीं लौट जाती है जहां से शुरू होती है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क है। इस बार पेन कोई गन नहीं, कोई हथियार नहीं है। वो एक फावड़ा है। आई विल डिग विद इट। ये फाइनल लाइन उनका रेजोल्यूशन है। हिनी फैसला करते हैं कि भले ही उनके पास लोहे का फावड़ा ना हो, पर वो अपने पेन से ही खुदाई करेंगे। वो पोटैटो या फिर टर्फ नहीं निकालेंगे, बल्कि वो शब्दों के जरिए अपनी हिस्ट्री, अपनी मेमोरी और अपनी आइडेंटिटी को बाहर निकालेंगे। राइटिंग भी एक तरह की खेती है, बस टूल्स बदल गए हैं। इस पोयम में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था डिगिंग का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। अब जब हमने इस पोयम की एक एक लाइन को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं उन गहरे थीम्स और आइडियाज की जो सीएमएस हैनी ने इसमें पिरोए हैं। ये सेक्शन आपको समझाएगा कि क्यों इस पोयम को सिर्फ खेती बाड़ी के बारे में नहीं माना जाता, और यही सेक्शन आपको एग्जाम्स में 100% मार्क्स भी दिलवाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा थीम है हेरिटेज एंड आइडेंटिटी का। हेनी हमें दिखाते हैं कि कैसे वो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां मेन सदियों से जमीन खोद रहे हैं, लेकिन हेनी खुद एक स्कॉलर बन गए हैं। इस वजह से उन्हें एक तरह का मॉरल गिल्ट यानी पश्चाताप महसूस होता है कि वो अपने पुरखों की तरह स्पेड नहीं उठा रहे। लेकिन वो इस गिल्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं? वो कहते हैं कि भले ही उनका रास्ता अलग है, पर लेकिन उनका काम वही है, अपनी हिस्ट्री की गहराई में जाना। वो खेती की ट्रेडिशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे री इमेजिन कर रहे हैं। उनका पेन अब उनका औजार बन चुका है। इसके बाद आता है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग पॉइंट, द सिंबलिज्म ऑफ गन एंड द स्पेड। दोस्तों याद कीजिए, पहली लाइन में पेन को गन से कंपेयर किया गया था। हमें यह समझना होगा कि 1960s का नॉर्दर्न आयरलैंड बहुत ही वॉलेटाइल जगह थी। वहां द ट्रबल शुरू हो रहे थे, जो कि एक वायलेंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था। कुछ क्रिटिक्स जैसे हेलेन वेंडलर का मानना है कि गन का जिक्र दिखाता है कि उस वक्त के माहौल में यंग पोएट्स पर वायलेंस का कितना ज्यादा प्रेशर होता था। लेकिन पोयम के एंड तक हीनियस गन को एक स्पेड यानी कि एक औजार में बदल देते हैं। ये उनका एथिकल चॉइस है। वो कहते हैं कि वो गोली नहीं चलाएंगे, बल्कि शब्दों से ट्रुथ को डिग करेंगे। तीसरा बड़ा थीम है द लैंडस्केप एज मेमोरी का। इरिश कल्चर में बॉग यानी दलदली जमीन एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये मिट्टी पुरानी चीजों को सदियों तक संभाल कर रखती है। हीनी के लिए उनके ग्रैंडफादर का टॉनर्स बॉग में जाना सिर्फ फ्यूल इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि आयरलैंड की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना था। वो दिखाते हैं कि कैसे इरिश लोग अपनी जमीन से जुड़े हैं, भले उन्हें कितने भी स्ट्रगल का सामना क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि डिगिंग एक ऐसी पोयम है जो हम सबसे एक सवाल पूछती है, हम अपने पास्ट का सम्मान करते हुए अपने फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। सीएमएस हैनी ने हमें सिखाया कि लेबर यानी मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, वो दिमाग और पेन से भी हो सकती है। उन्होंने अपने पिता और दादा की मैनुअल डेक्सटेरिटी को एक मिथिक लेवल पर पहुंचा दिया और दिखाया कि एक राइटर का काम भी किसी खेत में काम करने वाले लेबर से कम मुश्किल या कम जरूरी नहीं होता। ये पोयम एक ब्रिज है आयरलैंड के पुराने रूरल जीवन और उसके नए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल रास्ते के बीच। आई विल डिग विद इट ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये हर उस इंसान का वादा है जो अपनी रूट से जुड़कर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये पोयम खत्म होती है। उम्मीद है आपको इस पोयम का हर एक वर्ड और उसका डीपर मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें,
और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस पोएम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।